साधनों की कोई कमी नहीं है। ये तो एक प्रोपेगेंडा है कि देश में साधन कम है। साधन गरीब आदमी के लिए क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। उन्होंने बताया, क्या शिक्षा के लिए हम कोई बाहर से लाएंगे किसी को? स्वास्थ्य के लिए बाहर से लाएंगे? पीने के पानी के लिए कोई बाहर से लाएंगे? तो हमारे आम व्यक्ति के लिए साधन पर्याप्त है। हमारे जो जनसंख्या जो 140 करोड़ से ऊपर है अब, उसमें 33 करोड़ के पास तो कुछ ढंग का काम है, लेकिन 286 मिलियन यानी 28.6 करोड़ हैं जिनके पास ढंग का काम नहीं है या बिल्कुल काम नहीं है। 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, सिर्फ 6% लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। जो 6% संगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनको तो कुछ सही तनख्वाह मिलती है, उनको कुछ सिक्योरिटी मिलती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है उसको कुछ नहीं मिलता। मेरा मानना है कि बेरोजगारी और गरीबी ये कोई कुदरती नहीं है, ये जो हमारा सिस्टम है वो बेरोजगारी पैदा करता है। आप लोगों ने यहाँ बुलाया अपने समक्ष मुझे बोलने के लिए। पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ, अभिवादन कि ये संयोजन आप लोगों ने किया बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे। समय कम है इसलिए मैं सीधे अपनी बात पे आता हूँ। आज जो प्रचार हो रहा है देश में सरकार की तरफ से, जो बाकियों की तरफ से, कि सबको रोज़गार नहीं दिया जा सकता, हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि रोज़गार देने की समस्या क्या है। सरकार ये कहती है कि बेरोज़गारी तो रहेगी, जो आर्थिक विश्लेषण दिया जाता है वो कहते हैं तो बेरोज़गारी रहेगी, ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये मेरा मानना है कि बेरोज़गारी और गरीबी ये कोई कुदरती नहीं है, ये जो हमारा सिस्टम है वो बेरोज़गारी पैदा करता है और वही गरीबी पैदा करता है। अगर एक परिवार में आप देखें एक व्यक्ति काम कर रहा है तो कुछ आमदनी मिलेगी, लेकिन 2 लोग काम करने लगेंगे तो खुशहाली बढ़ जाएगी, 2.5 लोग काम करने लगेंगे या 3 लोग काम करने लगेंगे तो और बढ़ जाएगी। तो बेरोज़गारी और गरीबी आपस में जुड़ी हुई, गरीबी ख़त्म करनी है तो हमें बेरोज़गारी भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसका जिक्र हुआ था। ये एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें प्रशांत भूषण जी भी इसके हिस्से थे। उसमें हम लोगों ने यही बताया कि सिस्टम ये बेरोज़गारी पैदा कर रहा है। जैसे प्रभात पटनायक जी ने भी बताया कि सिस्टम है हमारा वो बेरोज़गारी पैदा कर रहा है, क्योंकि बेरोज़गारी से किसको फ़ायदा है? तनख्वाह कम मिलेगी तो जो बिज़नेस है उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो वो बेरोज़गारी बनाए रखना चाहते हैं। और आपको पता है कि हमारे देश में 74% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, सिर्फ 6% लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। जो 6% संगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनको तो कुछ सही तनख्वाह मिलती है, उनको कुछ सिक्योरिटी मिलती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है उसको कुछ नहीं मिलता। और जो आपका संगठित क्षेत्र है उसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आ रहे हैं जिनको की कोई सुरक्षा नहीं है किसी प्रकार की। तो हालांकि उसका रोजगार बढ़ा, लेकिन वो बेरोजगार किसका बढ़ा? असंगठित क्षेत्र वालों का, जिसको उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उनको कोई बचाव नहीं है किसी प्रकार का, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो इसलिए असंगठित क्षेत्र बहुत बढ़ता चला जा रहा है, वो कम नहीं हुआ। 1990 में भी उतना ही था, अभी भी इतना है। इतना इन्वेस्टमेंट हुआ अर्थव्यवस्था में। सरकार कहती है कि बहुत ज़्यादा उत्पादन संगठित क्षेत्र में 55% है, लेकिन 55% पे सिर्फ 6% लोग काम कर रहे हैं, और जो 45% उत्पादन है असंगठित क्षेत्र में उसमें 94% लोग काम कर रहे हैं। कृषि में जहाँ पे कि उत्पादन 15% है वहाँ पे 46% लोग काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं अगर 46% लोग 15% उत्पादन कर रहे हैं और 6% लोग 55% उत्पादन कर रहे हैं तो गैर बराबरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जो अमीर है उनकी वेल्थ बढ़ रही है। 1% अभी जैसे कि ये डेटा आया, 1% लोग जो अमीर हैं उनके पास 22% संपत्ति है, जो 10% ऊपर के हैं उनके पास 74% संपत्ति है। तो जब इतनी गैर बराबरी होगी तो अपने आप ही समाज में परेशानी होगी। अगर गरीब के हाथ में आप 100 रुपये देंगे तो पूरा 100 रुपये खर्च कर देगा, वो अपनी पत्नी के लिए एक ब्लाउज खरीद लेगा, अपने लिए एक चप्पल खरीद लेगा, बच्चे के लिए स्कूल बैग खरीद लेगा, अपने किचन के लिए कटोरी खरीद लेगा। अमीर को 100 रुपये देंगे तो 5 रुपये खर्च करेगा, 95 रुपये बचा लेगा। तो मार्केट में डिमांड नहीं होगी। अगर डिमांड नहीं होगी तो उत्पादन क्यों होगा? तो अर्थव्यवस्था अपने आप मंदी में आ जाती है। जब मंदी में आती है तो बेरोजगारी पैदा होती है।
तो ये जो सारा का सारा सिस्टम है, ये निर्धारित करता है कि किसको कितना मिलेगा, और जो ऊपर का तबका है वो सारा ले जाता है। और इसीलिए वो नहीं चाहता कि बदलाव आए, क्योंकि वो जो उसको मिल रहा है वो उसको नहीं मिलेगा, और जो गरीब है वो जब बेहतरी पे आएगा तो उसको ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है उसको चलाने वाले लोग ये कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस रिपोर्ट में, जिसका अनुवाद हिंदी में भी और उर्दू में भी और कन्नड़ में और उड़िया में हो चुका है, उसको हम लोगों ने बांटा। तो हम लोगों ने ये दिखाया कि आज जो किसी के पास अगर कोई काम है ढंग का, तो हमारे जो जनसंख्या जो 140 करोड़ से ऊपर है अब, उसमें 33 करोड़ के पास तो कुछ ढंग का काम है, लेकिन 286 मिलियन यानी 28.6 करोड़ हैं जिनके पास ढंग का काम नहीं है या बिल्कुल काम नहीं है। यानी 28.6 करोड़ की समस्या हमारे सामने है। और हर साल 2.4 करोड़ बच्चे मार्केट में आते हैं काम के लिए, लेकिन संग्रह क्षेत्र में तो सिर्फ ज़्यादा से 40-50 लाख को ही काम मिलेगा। यानी कि ये समस्या बढ़ती चली जाएगी। 28.6 करोड़ की जो समस्या है उसका हल निकालना है, और 2.4 करोड़ जो बच्चे हर साल जो मार्केट में आ रहे हैं उनके लिए अतिरिक्त, यानी कि हमें कम से कम 7-8 करोड़ काम निकालना है हर साल। सरकार कहती है 50 लाख 80 लाख काम निकाल लेंगे तो काफ़ी है, तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, उससे समस्या का हल नहीं निकालना है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस समस्या का हल हम निकालें। सरकार कहती है कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी बढ़ेगा तो उससे काम निकलेगा, लेकिन हमने देखा जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन काम नहीं मिल रहा। क्योंकि पहले होता था जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ होती थी काम नहीं निकलता था। आज ग्रोथ हो रही है और काम कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। तो यानी कि अगर सन 90 में आप देखें, आज से 35 साल पहले, तो अगर आपको बैंक में काम करना था तो सारे काम के लिए बैंक के अंदर जाना पड़ता था, लेकिन आज मोबाइल फ़ोन पे काम हो जाता है। तो बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया, लेकिन उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है, वो आधा हो गया। उसी तरह आप ट्रेड सेक्टर में देखें तो आज ई कॉमर्स बेतहाशा बढ़ रहा है, उसमें बहुत मैकेनाइजेशन है, लेकिन जो हमारे बगल के जो छोटे छोटे किराने की दुकानें हैं वहाँ पे काम कम हो गया उसकी वजह से। तो ये जो काम है वो कम होता चला जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने ये कहा कि सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, ग्रोथ के साथ साथ काम पैदा कहाँ पे होगा इसको हमें देखना पड़ेगा। तो काम क्यों नहीं पैदा हो रहा, उसके पीछे हम लोगों ने इसमें जो रिपोर्ट में बताया कि हमारी जो नीतियाँ रही हैं वो ऊपर से नीचे रिस्क के आने वाली नीतियाँ रही, टॉप डाउन अप्रोच जिसको बोला जाता है। तो टॉप डाउन अप्रोच में ऊपर ऊपर डेवलपमेंट हो जाता है, नीचे डेवलपमेंट नहीं होता, वहाँ रिस्क नहीं पहुँचता। फिर टेक्नोलॉजी है, फिर काले धन की अर्थव्यवस्था है। इस तरह के हमने कई कारण गिनाए हैं अपनी रिपोर्ट में कि ये कारण हैं जिनको हमें बदलना पड़ेगा। अगर ये नहीं बदलेंगे तो हमें समस्या बनती रहेगी। एक और बहुत अहम कारण है, वो है कि हमारी संप्रभुता पे हमला। वर्ल्ड बैंक, IMF जो ग्लोबल कैपिटल है उसके लिए नीतियां चलाता है, उसने हमारे नीतियों पे कब्जा किया है, बड़े जोर से कब्जा किया। वो धीरे धीरे कब्जा बढ़ता चला गया। तो वो कब्जा किस लिए है कि जो मल्टीनेशनल कैपिटल है उसको क्या चाहिए, वो जो चाहता है वो हमारा कैपिटल मिलके उन नीतियों को चला रहा है। तो इसलिए हमें जो अपनी समस्या है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट को कम करो, जैसे FRBM एक्ट जिसकी चर्चा हमारे रेजोल्यूशन में है। FRBM एक्ट इसीलिए लाया गया जिससे कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरा करें, न कि अपने गरीबों की रिक्वायरमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट को काटते चले जाओ, फिस्कल डेफिसिट को काट दो, चाहे गरीबों के लिए पैसा बचे, उनके लिए प्रोग्राम के लिए पैसा बचे, उसकी तरफ कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये लॉस ऑफ सॉवरेनिटी ये बहुत बड़ी बात है। फिर जैसे प्रभात पटनायक जी ने बताया कि हमें साधनों की जरूरत है, हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि साधनों की कोई कमी नहीं है। ये तो एक प्रोपेगेंडा है कि देश में साधन कम है। साधन गरीब आदमी के लिए क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। उन्होंने बताया क्या शिक्षा के लिए हम कोई बाहर से लाएंगे, किसी को स्वास्थ्य के लिए बाहर से लाएंगे, पीने के पानी के लिए कोई बाहर से लाएंगे? तो हमारे आम व्यक्ति के लिए साधन पर्याप्त है। पर्याप्त किसके लिए नहीं है? अमीरों के कंजम्पशन के लिए। वो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाएंगे, उसके लिए पेट्रोल चाहिए, वो सब बाहर से आएगा। उसके लिए कलर टेलीविजन बड़ा चाहिए, वो बाहर से आएगा।
तो अगर संसाधनों की कमी है तो जो रिच का कंजम्पशन है उसके लिए कमी है, गरीब आदमी के साथ के जो ज़रूरत हैं उसके लिए कोई कमी नहीं है हमारे देश में। तो ये प्रोपेगेंडा को हमें काउंटर करना पड़ेगा कि हमारे पास रिसोर्स कम है। जब सन 91 में नई नीतियां आई जो वर्ल्ड बैंक IMF के क्रॉस कंडीशनलिटी के उस पर किया गया था, उस समय कहा गया था देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, कि मतलब हमें ये करना ही पड़ेगा कि जो MNC को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, कि साधन नहीं है। हम लोगों ने उस समय ऑल्टरनेट बजट बनाया। ऑल्टरनेट बजट में ही दिखाया कि कोई साधनों की कमी आम आदमी के लिए नहीं है, अगर कमी है तो अमीरों के कंजम्पशन के लिए। और कंज्यूमरिज्म बेतहाशा फैलाया जा रहा है देश में, बड़ी कारें, बड़े टेलीविजन, ये सारी चीज़ें। तो कंज्यूमरिज्म जहाँ होगा तो आम आदमी की ज़रूरत के लिए पैसा नहीं होगा। तो अगर हम कंज्यूमरिज्म पे चोट करेंगे तो होगा। अगली बात, काले धन की अर्थव्यवस्था। हम लोगों ने अनुमान लगाया काले धन की अर्थव्यवस्था 62% हो गई है। ये कैल्डोर साहब आए थे सन 55-56 में, उन्होंने बताया से 4 से 5% है, आज वो 62% है। यानी 300 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में 180 लाख करोड़ काले धन की अर्थव्यवस्था है। अगर ये हमारे टैक्स के नेट में आती है, जिससे प्रभात पटनायक जी ने बताया, वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स को चेंज करके कॉर्पोरेशन टैक्स में ज़बरदस्त छूट दी जा रही है कॉर्पोरेट सेक्टर को, इनकम टैक्स में हम जो डिडक्शंस, कंसेशंस कम कर दें, तो हमारे पास ये जो 180 लाख करोड़ है उसका 40% अतिरिक्त टैक्स आएगा। यानी अभी हमारा जो टैक्स GDP रेशियो है वो दुनिया में सबसे कम है। डायरेक्ट टैक्स GDP रेशियो 6.25% है, टोटल टैक्स GDP रेशियो 17.5% है, जो दुनिया के न्यूनतम स्तर पे है। अगर ये हो जाए तो हमारा 41% टैक्स GDP रेशियो आएगा, जितना है उससे दुगना हो जाएगा। तो फिर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पीने के पानी के लिए, इसके लिए कोई कमी नहीं रहेगी साधनों के लिए, इससे रोजगार पैदा होगा। तो इसलिए जो काले धन की अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही अहम है, उस पर हम आघात करेंगे। तो उसके आघात करने का तरीका भी यही है कि वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स में बदलाव और इनकम टैक्स में, यही तरीके से काले धन की अर्थव्यवस्था। तो सफ़ेद अर्थव्यवस्था से भी हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा और काली अर्थव्यवस्था भी कंट्रोल में आएगी, उससे भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर टेक्निकल चेंज जो हो रहा है दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हमें सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है। अभी इनडिस्क्रिमिनेटली जहाँ मर्जी टेक्नोलॉजी लगाओ, उससे बेरोजगारी होती है तो हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी मैंने एक सेमिनार में था, वहाँ पे उन्होंने बताया कि मारुति में आज से 10 साल पहले 58 सेकंड में एक कार निकलती थी। उस कार को उत्पादन करने के लिए 10 रोबोट और 10 आदमी काम करते थे। अब 38 सेकंड में एक कार निकलती है और उसके लिए 20 रोबोट और 5 लोग काम करते हैं। उत्पादन दुगना हो गया और लोग जो काम करने वाले आधे हो गए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इसको सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका एक कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट बराबर शेयर होना चाहिए समाज में। वो ये नहीं कि किसी को फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। फिर हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसको आज सरकार ने अदृश्य कर दिया है। सरकार का जो GDP का डेटा है वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें असंगठित क्षेत्र का डेटा आता ही नहीं है। तो जो हम आज कहते हैं कि 7.5%, 7% का ग्रोथ है, अगर असंगठित क्षेत्र के गिरावट को आप उसमें जोड़ लें तो आज 1.5 या 2% का ग्रोथ है। यानी कि असंगठित क्षेत्र की जो परेशानियां हैं वो हमारे GDP के डेटा में आ ही नहीं रही है, तो उसको अदृश्य कर दिया है। इसीलिए जो नीतियां हैं वो असंगठित क्षेत्र के लिए बनाई नहीं जाती। तो नीति में भी और जो डेटा में भी, दोनों में असंगठित क्षेत्र को अदृश्य कर दिया है, जबकि वो सबसे अहम है। वहाँ पे 94% लोग, और वो एक रेजिडुअल है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप जाके सड़क के बगल में जो कुछ चना बेच लेंगे, कुछ आप जो चाय बना लेंगे, कुछ आप सब्जी बेच लेंगे, तो वो सिस्टम जनरेट नहीं कर रहा जॉब, वो एक रेजिडुअल है। वो रेजिडुअल जो है उसको हमें बढ़ाना है, किस प्रकार से हो जाए। तो असंगठित क्षेत्र की तरफ बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर सरकार की नीतियाँ, उसके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। अभी सरकार का बजट अगर आप देखें तो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, जहाँ पे रोजगार कम पैदा होता है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान है, जहाँ पे रोजगार ज़्यादा पैदा होता है उस पर कटौती होती है। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को काट देते हैं, शिक्षा को काट देते हैं, स्वास्थ्य को काट देते हैं, और इन्हीं में तो रोजगार पैदा होगा। और किस में बढ़ा देते हैं? फ्रेट कॉरिडोर और जो आपका हाईवे। पहले सड़क बनती थी, सैकड़ों लोग काम करते थे, आज बड़े बड़े बुलडोजर, ट्रैक्टर्स की वजह से सिर्फ 10 लोग काम करते दिखते हैं। तो ये जो आज की स्कीम है वो बिग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए है, उसमें रोजगार पैदा नहीं होने वाला है।
तो अगर हमारा जो बजट है उसमें हमें दबाव डालना पड़ेगा कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रॉमिस है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉमिस है कि हम एक लिविंग वेज देंगे सब वर्कर्स को। तो लिविंग वेज का प्रॉमिस तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है। तो लिविंग वेज का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह ये सारा खुद ही आ जाता है। तो लिविंग वेज के प्रॉमिस को हमें इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। लेकिन सरकार की आज नीति क्या है? नीति है जिसको मैं ट्विन स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। ऊपर बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स को प्रमोट करो, अडानी, अंबानी, टाटा, और नीचे 80 करोड़ को गरीब रखो, उनसे वोट लेते रहो। उनको कभी गैस सिलेंडर दे दो, कभी साइकिल दे दो, कभी कुछ दे दो, तो नीचे के गरीब लोगों से वोट ले लो, ऊपर जो है वहां से पैसा ले लो। और ये जो हमारे कॉन्ग्लोमरेट्स हैं वो किस प्रकार से बढ़े हैं, उनको सरकार ने मदद की है क्रोनिक कैपिटलिज्म के चलते हुए। उस क्रोनिक कैपिटलिज्म में उनको जो प्रॉफिटेबल एसेट्स हैं, जैसे कि सीमेंट की कंपनी हो गई, एयरपोर्ट हो गया, वो सारे अडानी, अंबानी, टाटा वगैरह को सबको आप दे दो। तो जो ट्विन स्ट्रैटेजी है इसकी ये एक जो सारा जो वो है। अब सवाल उठता है कि जैसे मैंने कहा साधनों की कमी नहीं है। साधन जैसे प्रभात जी ने बताया, हम वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, इन सब से ले सकते हैं। हम लोगों ने उसका कैलकुलेशन अपनी रिपोर्ट में दिया है कि किस प्रकार से हम वो साधनों को ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, अगर सबको रोजगार मिलेगा तो जैसे प्रभात जी ने बताया, तो हमारा जो जीडीपी है वो अपने आप ऊपर जाएगा। जब जीडीपी ऊपर जाएगा तो टैक्स भी साधन ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेल्फ फाइनेंसिंग है, मतलब खुद ही वो अपने आप रिसोर्स जनरेट करेगा, खुद ही वो एम्प्लॉयमेंट देगा। तो कंक्लूड करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रोजगार पैदा करने की बात है वो माइक्रो लेवल पे तो है ही, लेकिन मैक्रो जो लेवल पे है उसके साथ साथ समन्वय बनाते हुए हमको अपना प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। और इसके लिए जो सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बदलाव अपने आप से नहीं आता है। जब लोगों की मानसिकता बदलती है तभी वो बदलाव आता है समाज में। तो सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट्स में हमारे किसान हैं, हमारे मजदूर हैं, महिलाएं हैं, यूथ है, बाकी और मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं। जब उनको हम साथ लेके चलेंगे, उनका सोशल मूवमेंट या सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट होगा, तभी होगा। तो किसानों की और वर्कर्स की, इनकी समन्वय लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन गांव में क्या होता है, किसान सोचता है कि वर्कर को हम ज़्यादा तनख्वाह देंगे तो उससे हमारा नुकसान होगा। लेकिन मेरा मानना है कि वर्कर को ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, जब उसका कंजम्पशन बढ़ेगा तो किसान को भी फायदा होगा। तो ये जीरो सम गेम नहीं है, ये पॉजिटिव सम गेम है। तो ये चीज़ें हमको सामने लानी पड़ेगी। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। धन्यवाद।